हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स से आपका स्वागत है। डियर, हम लोग की जो एसएससी जेईई की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, सोम को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया और साथ ही साथ मैम ने आपका सीटी वगैरह कवर कर लिया है, डिज़ाइन यहाँ पर स्टिल चल रहा है। तो कई मतलब देखा जाए तो कई चैप्टर्स को, कई सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया, काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। एग्जाम के पहले आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और बड़ी ही शानदार तरीके से होगा। आप इंटरेस्ट के साथ बने रहो, मज़ेदार तरीके से प्रैक्टिस करते रहो और जो रिवीजन चल रहा है ना ये साथ लगे रहो। और एक तरीके से ना अगर आप लगे रहोगे डियर तो तैयारी आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी आपने थ्योरी पढ़ रखा हो अभी तक, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपकी कॉन्सेप्ट ओवरऑल रिवीजन तो हो ही जाएगा। और साथ साथ कैप्सूल वगैरह अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो तो उसको रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे ना। ठीक है, आइए हम लोग मैकेनिक्स आज से स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से। काफ़ी अच्छा सेशन आज का होने वाला डियर। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स में। इस लेक्चर में डियर हम लोग 4 या 5 चैप्टर कवर करेंगे। जैसे कि आप देखो फोर्स एनालिसिस चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर फोर्स एनालिसिस। देखते हैं पहले किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। तो आपका जो 5 नंबर चैप्टर है स्ट्रेस और स्ट्रेन, दिस चैप्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस स्ट्रेन एंड बीम एंड ट्रसेस। बीम ट्रसेस से क्वेश्चन कुछ बनते हैं बट स्ट्रेस और स्ट्रेन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन से क्वेश्चन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम जो इस वाले लेक्चर में देखेंगे वो हम लोग 4 चैप्टर कवर करेंगे। इसमें 4 क्या 5 कर लेते हैं। फोर्स एनालिसिस करते हैं, मोमेंट करते हैं और जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ समेशन एच वाला जानते हो ना, फोर्स कर दो इक्विलिब्रियम में और मोमेंट वाला समेशन एफ 0 और समेशन एम वाला 0, उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन लगाऊंगा तो आप आई थिंक क्लियर हो जाएगा बात पे। फ्रिक्शन में हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल्स, इसके क्वेश्चन डियर हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है ना। बाकी बचेंगे 2 चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन और बीम्स एंड ट्रसेस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। टोटल मैकेनिक्स के 2 क्लासेस होंगी, 2 में पूरी की पूरी रिवीजन आपको हो जाएगा। वाई डियर लेट नाइट करते हुए हम आज से स्टार्ट करते हैं। फोर्स एनालिसिस फर्स्ट चैप्टर अपन लोग का होगा। तो स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको डियर मिल गया है, 1 मिनट। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। यहाँ पर डियर फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल डियर। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है फोर्स एनालिसिस चैप्टर में, इफ वी यूज अ लिंक सपोर्ट इन अ स्ट्रक्चरल सिस्टम देन हाउ मैनी अननोन्स वुड बी हैव, कितने अननोन्स होंगे। अब किसकी बात किया इन्होंने, लिंक सपोर्ट की। देखो सपोर्ट्स भी कई टाइप्स के होते हैं, हिंज सपोर्ट, पिन सपोर्ट है ना, हिंज पिन की बात हुई, फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो यहाँ पे किस सपोर्ट की बात किया इन्होंने, यहाँ पे जो डियर बात किया वो लिंक सपोर्ट की बात कर रखा है। डियर लिंक सपोर्ट की बात किया है। अब लिंक सपोर्ट में क्या रिएक्शन कैसे आता है, हम एक आपको लिंक सपोर्ट बना के दिखाते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। तो आई थिंक पूरी पिक्चर आपको क्लियर खुद ब खुद हो जाएगी। डियर हम लोग लिंक सपोर्ट बनाते हैं, लिंक सपोर्ट हम लोग बनाते हैं, फिर बात करेंगे। तो डियर इसके बाद आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, खुद समझ जाओगे कैसे होता है लिंक सपोर्ट। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा जाएगा, फिर आगे डियर अपन का ये कुछ ऐसा बनेगा, ये अपन की बीम है और लिंक सपोर्ट आपको अपन आई थिंक दिख गया होगा कि लिंक सपोर्ट कौन सा है। लिंक सपोर्ट आपका डियर ये है, दिस सपोर्ट इज योर लिंक सपोर्ट, दिस सपोर्ट इज योर लिंक सपोर्ट। कलर चेंज करूँ तो आई थिंक आपको प्रॉपरली ये सपोर्ट डियर, ये वाला जो ये है आपकी लाइन, दिस इज योर लिंक। ये लिंक पे ये बीम लगी हुई है, ठीक है ना, लिंक पे दूसरा मेंबर ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना डियर, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा ना, तो ये रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जो यहाँ पे रिएक्शन आएगा इस पॉइंट पर, ये इस डायरेक्शन में आएगा। ओनली 1 रिएक्शन ही आएंगे डियर, कितने आएंगे, 1 रिएक्शन आएंगे। तो यही पूछा है, इफ यू यूज लिंक सपोर्ट इन अभी सपोर्ट डियर कैसा है, लिंक सपोर्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम, देन हाउ मैनी अननोन्स, यहाँ पे केवल पूछा कितने अननोन्स होंगे, ओनली 1 अननोन्स होंगे और किस डायरेक्शन में होंगे, लिंक की डायरेक्शन में होगा, जो लिंक की एक्सिस होगी, लिंक की एक्सिस क्लियर। बस इतनी बात है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बातें क्या क्लियर हुई क्या, बिल्कुल डियर, आई थिंक पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा।
कि जब लिंक सपोर्ट होगा। अच्छा, अगर बात की जाए रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट में आप जानते हो कि वहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आता है, और अगर हिंज की बात की जाए तो वहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में आता है। बट अगर फिक्स बीम की बात की जाए, फिक्स सपोर्ट में, तो वहाँ क्या होता है डियर, फिक्स सपोर्ट में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और साथ ही साथ आपका मोमेंट भी जनरेट होता है। तो वहाँ पे तीन तीन हो जाते हैं ना, 3 अननोन्स। अभी इस केस में क्या 1 अननोन्स केवल आएंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपने देखा दिया है ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड। कैसा लोड? ग्रेजुअली अप्लाइड। अच्छा, लोड भी कई टाइप्स के होते हैं, सडन लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, इम्पैक्ट लोड। अब यहाँ पे क्या बोला, ग्रेजुअली अप्लाइड, धीरे धीरे अपलोड कर रहा है। ग्रेजुअली मतलब एक बार की स्टार्ट अचानक नहीं किया। ग्रेजुअली अप्लाइड, जैसे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड यूटीएम मशीन आपने देखा होगा, वहाँ पे जो लोड अप्लाइड करते हैं वो ग्रेजुअली अप्लाइड ही लोड होता है। तो यहाँ पे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, डू नॉट चेंज विद टाइम, और टाइम के साथ चेंज नहीं होता। दियर क्या क्या चेंज नहीं हो सकता है, इसकी बात देखो। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। भाई अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो ना होता उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ, ना ही डायरेक्शन और ना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ओके डियर, क्या चीजें क्लियर है, क्या मजे आ रहे हैं क्या? ओके डियर, क्वेश्चन देखो इजी इजी काफी है, टफ नहीं है, ठीक है ना भाई। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द रिएक्शंस एक्टिंग ऑन अ प्लेनर सिस्टम। अब जैसे आपने फोर सिस्टम में पढ़ रखा हो, कोप्लेनर सिस्टम, कॉन्करेंट सिस्टम, तो उस पे ही कुछ क्वेश्चन बना के रखा है यहाँ पर। यहाँ पे इन्होंने चकुस दिया प्लेनर सिस्टम और कॉन्करेंट होगा इन नेचर देन सिस्टम इज। अगर बोल रहा है इफ ऑल रिएक्शंस एक्टिंग ऑन अ प्लेनर सिस्टम है और कॉन्करेंट हो, कैसा कॉन्करेंट हो इन नेचर देन सिस्टम इज, क्या सिस्टम इसेंशियली स्टेबल होगा, इसेंशियली अनस्टेबल होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा। अब क्या बोला है, कॉन्करेंट सिस्टम बोला है। बिल्कुल, कॉन्करेंट कहानी क्या होती है, एक ही पॉइंट पे सारे के सारे फोर्स लगे हो, एक ही पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एक्शन जो हो, किसी एक पॉइंट पे जितने फोर्स हो, F1 F2 F3 जितने हो एक पॉइंट पे हो, तो क्या फोर्स क्या इसेंशियली स्टेबल होगा? अच्छा ये बताओ, अगर एक पॉइंट पे सारे फोर्स लग गए कॉन्करेंट, तो क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या? भाई इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है, मतलब स्टेबल होने का मतलब क्या वो इक्विलिब्रियम हो, कहने का मतलब ये है उसका रिजल्टेंट जो हो वो बैलेंस हो। बिल्कुल, तो यहाँ पे तो उन्होंने दे दिया कि भाई किसी पॉइंट पे लग जाएगा तो वो तो स्टेबल तो रहेगा नहीं, इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं ना, तो इसेंशियली अनस्टेबल। बिल्कुल, तो पॉइंट सी इज क्लियर, स्टेबल नहीं हो सकता है, कैन नॉट से ये बात करना सही नहीं है। अब पॉइंट अगर लोड लगा हुआ तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसेंशियली अनस्टेबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोल रहा है कि भाई अप्लाइंग द स्टैटिक इक्वेशन समेशन H0, समेशन V0 और समेशन M0 टू डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वी में डिटरमिन, क्या डिटरमिन करते हैं। अब अगर समेशन HV0, समेशन V0, समेशन M क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई समेशन H का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जितने भी लगे हुए हैं सिस्टम में उन सबका अलजेब्राइक सम 0 कर दो, और समेशन V वर्टिकल फोर्स जितने भी लगे हो सिस्टम में उन सबका अलजेब्राइक सम 0 कर दो। मोमेंट क्या है, जितने भी मोमेंट लगे हो सिस्टम में उसको सबको अलजेब्राइक सम 0 कर दो। अगर इन सबको 0 करोगे तो क्या क्या चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऑप्शन क्या दिया, सपोर्टिंग रिएक्शंस ओनली, बिल्कुल कर सकते हैं। शियर फोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट, तो हम ए भी कर सकते हैं, बी सी, मतलब कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तीन की तीनों चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इसमें कुछ था दिमाग लगाना? नहीं, बस ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ देता है और बाकी मोस्ट क्वेश्चन इजी रखता है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस समझ आप बने रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाले डियर। आइए बात करते हैं हाउ मैनी। डियर ऐसे ही क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं, तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन इस टाइप के देखे, हम कई चैप्टर से क्वेश्चन देख रहे हैं ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे चीज़ों को लगाना चाहो तो इन सब क्वेश्चन पे लगा सकते हो आप। हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को देख लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कई क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं डियर। बिल्कुल, तो कुछ क्वेश्चन को स्किप करना जरूरी है, अदरवाइज कंप्लीटेड नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना डियर। अच्छा देखो, आप देखोगे नंबरिंग है ना कुछ क्वेश्चंस की, तो आपको नंबरिंग ऊपर नीचे दिख रही होगी, वो एक्चुअली बुक जो हमारी बनी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग है यार, इसलिए हर एक क्वेश्चन सीक्वेंस में आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आप बुक ओपन करोगे जो क्वेश्चन यहाँ पे रहे वही सेम नंबरिंग आपको बुक में मिल जाएगी, ठीक है ना। SSC JEE चैप्टर वाइज वाली बुक है, उस पर ही हम लोग फोकस सेशन अपना डिजाइन कर रखा है। If a system has more equation of equilibrium than number of forces then the system is, तो सिस्टम क्या होगा, क्या बोला है, if a system has more equation, क्या हो, इक्वेशन ज्यादा है, इससे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा है। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, समेशन F x0, वही समेशन H जो भी आया था ना वो 0 होता है, समेशन Fy
मतलब समेशन भी 0, समेशन m इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये सब इक्वेशंस हैं। अब बोला देन नंबर ऑफ फोर्सेस, जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, मतलब कोई सिस्टम है, कोई बीम लगाया कुछ भी है, तो वहाँ पे क्या है कि जितने भी ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे क्या हो, ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ जो इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम वो ज़्यादा रहे, किससे, नंबर ऑफ फोर्सेस से। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको हम पार्शली कंस्ट्रेंट बोलेंगे या फिर इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंट, कैसा बोलेंगे। सब ज़्यादा हो जाए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब ज़्यादा होगा, ठीक है, जब भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पार्शली कंस्ट्रेंट होगा। वो क्या होगा, पार्शली कंस्ट्रेंट होगा। किससे ज़्यादा होगा, जो नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से लेस हो, मतलब कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज़्यादा होगा। कभी कभी ऑपरेट वर्ड भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस लेस देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तब पर भी आप क्या बोलोगे, पार्शली कंस्ट्रेंट ही बोलोगे। अब अगर कभी इक्वल है तो आप क्या बोलोगे, वो होगा आपका इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंट। तो ऑप्शन मिल गया क्या डियर, बिल्कुल ऑप्शन आपको बी इज क्लियर। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, ए बॉडी इज सेड टू मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। कब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा कि उसमें एसिस्टम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, कब। कुछ ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन को देखो, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्रॉम नो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड दिया था, इफ इट्स एक्सेलरेशन, जो उसका एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन की एक कहानी है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है, डिस्टेंस है डिस्टेंस है उसका स्क्वायर को। अब डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से लेके है, ठीक है ना। पॉइंट्स क्लियर करो, अभी आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा किस में स्क्वायर दिया है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बी में भी है, और प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस, बिल्कुल proportional to a distance from point of reference and direction towards it. Okay डियर, देखो पॉइंट्स यहाँ पे दिया, बट एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, उसको आप करेक्ट कर लो। आई थिंक टाइपिंग एरर है। ऑप्शन सी में प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स, माइनस साइन की वजह क्या है, डायरेक्शन टुवर्ड्स है, सेंटर की तरफ डायरेक्शन रहेगा डियर। ओके, सेंटर की तरफ डायरेक्शन रहेगा, तो ऑप्शन सी सही तो होगा, बट तब सही होगा जब यहाँ पे स्क्वायर वर्ड ऐड हो तब, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स इट। ओके डियर, तब जाके ये अपना ऑप्शन सही होगा। तो कभी भी अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एसएचएम होगा डियर, बिल्कुल ना। वाई क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक का, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और डायरेक्शन कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके भाई, बात करेंगे नेक्स्ट। इफ लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इन अ सिस्टम ऑफ फोर्स मीट एट अ पॉइंट, देन दीज फोर्स आर कॉल्ड। अगर एक ही पॉइंट में सारे फोर्सेस मिल रहे होंगे तो उसे क्या बोलोगे, यही तो बोला ना, फोर्सेस मीट एट अ पॉइंट, कॉन्करेंट, बिल्कुल कॉन्करेंट ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पैरेलल फोर्स, भाई अगर पैरेलल फोर्स देखा जाए तो ये पैरेलल डायरेक्शन में हो, कॉन्करेंट अगर आप बनाओ आप, तो जैसे ये पॉइंट है, इसी में सारे फोर्सेस लग रहे हो, पॉइंट F1 लग गया, F2 लग गया, F3 लग गया, या फिर कंप्रेसिव से टेंसाइल लग गया। ये एक ही पॉइंट में सारे फोर्सेस लगे हों, एक ही पॉइंट में सारे फोर्सेस लगे हों, ठीक है ना, एक ही पॉइंट में सारे फोर्सेस लगे हों, तो आप क्या बोल दोगे, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है ना डियर। F1 F2 कुछ भी नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम नेमिंग से कोई मतलब नहीं है। दिस टाइप का कौन सा सिस्टम डियर, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है ना, बिल्कुल कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पहला तो आप जान ही रहे हो, इसमें नॉन कॉन्करेंट एक पॉइंट में ना लगे हों, कुछ इधर कुछ उधर लगे हों। रिजल्टेंट फोर्स तो जान ही रहे हो सबका, उन सबका परिणाम ही निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो, वो होता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट डियर। यार बात बोल रहा है नेक्स्ट, हाउ मेनी कंस्टेंट्स और देयर इन अ फिक्स सपोर्ट, कितने कंस्टेंट होते हैं फिक्स सपोर्ट में। अब पहले फिक्स सपोर्ट में आपको बना के दिखा दूँ, फिक्स सपोर्ट है डियर। दिस इज योर कैंटिलीवर, फिक्स करना भाई, फिक्स बीम बन गई, फिक्स सपोर्ट है ये। और फिक्स सपोर्ट पे अगर आप देखो, एक तो आता है वर्टिकल रिएक्शन, बिल्कुल, पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है भाई, अगर लोड लगा है, और भी साथ साथ आपको क्या आता है, मोमेंट। तीन कंस्टेंट है ना, मतलब इस रोटेशन नहीं हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं हो सकता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रोटेशन नहीं होगा सपोर्ट पर डियर। ये कहानी होगी। टोटल कितने मिल गए, 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके डियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट डियर चैप्टर नेक्स्ट चेंज हो गया, मोमेंट की कहानी देखेंगे मोमेंट चैप्टर में। तो मोमेंट चैप्टर में कहानी इन्होंने दे दिया है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट चेंजेस एज अ फंक्शन
जो चेंज करी प्रॉपर्टी एज ए फंक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, वर्ड यही याद रखना, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ अ सेक्शन इन स्ट्रक्चरल मटेरियल, कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है, चेंजेस एज ए फंक्शन ऑफ, जो कि किसका फंक्शन हो, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में कौन कौन सा है भाई, मास डेंसिटी ज्योमेट्रिकल से कोई कहानी नहीं है, पॉइसन रेशियो ज्योमेट्रिकल से कोई कहानी नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नो, ओनली ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये ज्योमेट्रिकल से है रिलेटेड ना, बिल्कुल यार। हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस लेते हो, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है, सर्कुलर के लिए अलग है, रेक्टेंगुलर के अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर एक बॉडी के लिए अलग अलग है ना, हर एक शेप के लिए, तो किस पे डिपेंड की, ज्योमेट्री पे डिपेंड की, बिल्कुल। यही पॉइंट्स आपके लिए क्लियर, ऑप्शन बी क्लियर। यार देखो चीज़ें बहुत टफ नहीं होती, थोड़ा आपको समझना होता है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखा है एसएससी में ना, बिल्कुल। उन पॉइंट्स को देखो, क्वेश्चन कैसे उठा रहा है एसएससी भाई। जेई एसएससी का क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन टफ नहीं मिलते हैं आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऑब्वियस वो डालता है टफ, बट सारे नहीं होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डायमेंशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा 10th और 12th क्लास में। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r। v की क्या है, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड, एल टी इनवर्स होगा, एल टी पावर माइनस 1 वेलोसिटी। अब ये r क्या है, डिस्टेंस, l कर दो अपॉन में, l से l गया घर, t इनवर्स बचेगा, ऑप्शन में t इनवर्स दिखा, t पावर माइनस 1, ऑप्शन बी करेक्ट। क्या कुछ टफ है यार, कुछ भी नहीं है, मतलब फिर उठाने जरूरत नहीं पड़ती इन सब क्वेश्चंस में। देयर क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर एरिया, कौन से एरिया के, सर्कुलर एरिया के लिए बात किया है। अबाउट इट्स डायमीटर इज आई एक्सिस है, ओके, इसके डाया जो है, डाया के अबाउट कितना है, वो आई एक्सिस है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सर्कुलर एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, वर्ड दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया आई सेक्शन। मैंने एक सर्किल बना के दिखाता हूँ पहले, तब मैं बात करता हूँ डियर। एक सर्किल बनाता हूँ डियर, तब बात करें। दिस इज अ सर्किल। अब ये सर्किल तो आपको दिख गया ना, बिल्कुल। अब यार इसमें कहानी कुछ देखते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे ना। कहानी बनाते हैं, डॉटेड लाइन लेते हैं, थोड़ा सा आपको काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स क्लियर होगा। हम ये एक्स एक्सिस बना दिया डियर, हम लोग ने एक्स एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब ये वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए भाई, अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्या बोला है कि सर्कुलर एरिया अबाउट इट्स डाया, इसके डाया के अबाउट कितना, आई एक्स एक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स है, बिल्कुल। कितना होता है, आप सभी को पता है, पाई डी पावर 4 पावर 64 होता है क्या, बिल्कुल आप सभी ने पढ़ रखा है। कितना होता है, पाई डी पावर 4 पावर 64, कोई लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। अब आई एफ वाई वाई निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो भी सेम इतना ही आएगा। आई वाई वाई भी निकालोगे तो सेम आएगा, बट अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जेड, चलो मैं लाइन से दिखाता हूँ आपको। तो कुछ लाइन ऐसी जाएगी क्या, कुछ आपकी लाइन ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी, यहाँ पे ऐसे दिखाया जाएगा। बाकी होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डियर। कैसा होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर होता है, ये बाहर से निकलता है। इसको हम आई जेड के नाम से लिखते हैं। तो ये जो आई जेड की वैल्यू डियर आती है ना, ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई को ऐड करने पर आती है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई को ऐड करने पर आती है। बात क्लियर हो गया। आई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना होता है, पाई डी पावर 164, और आई वाई वाई भी उतना होता है। जब दोनों को सम करोगे कितना आ जाएगा, पाई डी पावर 4/32, पाई डी पावर 4/32। तो डी 32 और 64 ज्यादा कहो, 32 और ज्यादा हुआ, बिल्कुल। अब नीचे 32 है, ऊपर 64 है, 64 है, तो वो ऑब्वियस है। मतलब बोला क्या है, आई एक्स एक्स इज ऑलवेज लेस देन आई जेड। ये पॉइंट्स क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू नो आई एक्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन। क्या आई एक्स एक्स ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं, कभी ज्यादा हो नहीं जाता है। इसकी वैल्यू होती है पाई डी पावर 4/64। अब ये आई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को सम कर दोगे तो आ जाएगा पाई डी पावर 4/32। तो देख के क्या होगा ना कि ज्यादा कौन सा है भाई, ये नीचे जितने कम से डिवाइड करोगे उतनी ज्यादा वैल्यू है। ये आई एक्स ऑलवेज लेस देन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बात करो नेक्स्ट की, मोमेंट एट हिंज विल बी। मोमेंट एट हिंज कितना होगा, किसी हिंज पर मोमेंट कितना आएगा भाई। देखो हिंज सपोर्ट पे कोई मोमेंट नहीं आता, वहाँ पे मोमेंट जीरो होता है। हिंज सपोर्ट की बात करो ना, बना के दिखाता हूँ। दिस इज योर
तो यहाँ पे कोई बीम है, दिस इज योर हिंज सपोर्ट, यहाँ पे वर्टिकल आएगा रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, बढ़िया, कोई मोमेंट नहीं जनरेट होता है, ठीक है डियर। तो आरएच आर भी देखना है, मोमेंट एट हिंज विल बी 0, ओके डियर। तो आई थिंक ये पॉइंट्स डायरेक्ट क्लियर है क्या? बिल्कुल आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब आइए बात करें डियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन। किस सेक्शन की बात किया? ट्रायंगुलर सेक्शन की। और ट्रायंगुलर सेक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर बात करूँगा। अब ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है डियर, ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है। अब इस ट्रायंगुलर सेक्शन में क्या है कि हम अगर बेस के अबाउट लें तो किसके अबाउट पूछा है? ट्रायंगुलर सेक्शन बेस के अबाउट ही पूछा है। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर आप लेते हो, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आईजीजी, तो पहले डियर कितनी आती है? वही जो रेक्टेंगल में आती है। रेक्टेंगल कितनी आती है? देखो रेक्टेंगल में आती है bh3/12 आती है, वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आती है। अब यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आएगी तो वो बेस वाला हो जाता है, मतलब कहने का मतलब इसमें जो आएगी bh3/36, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आएगी। अब बेस के अबाउट अगर आप डियर लोगे IBB, वो कितना आएगा? bh3, ये सेम रेक्टेंगल वाला होता है। जो रेक्टेंगुलर में CG के अबाउट आता है वो यहाँ पे ट्रायंगुलर में बेस के अबाउट आता है, bh3/12। B क्या है? बेस है, और H क्या है? हाइट। दिस इज हाइट, ये H है, ओके, और ये आपका B है, ठीक है डियर। दिस इज B एंड दिस इज H। तो B और H दोनों क्लियर है। तो bh3/12 किस में आंसर है? bh3/12, C आंसर दिख ही रहा होगा आपको, ओके डियर। चीजें क्लियर है भाई। हाइट B H था। अच्छा कभी अगर बेस को H लिख दे और हाइट को B कर दे तो देख लेना HB क्यूब हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है एसएससी ऐसे ही, सब लोग रट के गए होते bh3/12, वहीं पे ऑप्शन घुमा दिया, आपकी लग गई वॉट, ओके डियर। बात क्या किया है? नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, ये है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही समेशन F, समेशन Fx0, समेशन Fy0, समेशन M0, मतलब समेशन H, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 कर दो, वर्टिकल फोर्स 0 करो, उस पे कहानी जो इक्विलिब्रियम की आती है उस पे क्वेश्चन है। ए बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, कब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कही जाएगी? इफ इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, इट मूव्स वर्टिकली, इट रोटेट्स अबाउट इट्स सीधी, नन ऑफ दिस। भाई इक्विलिब्रियम में कब कही जाएगी? ना तो वो मोशन में हो, किसी हॉरिजॉन्टल मोशन में, ना वर्टिकल मोशन में, और ना ही रोटेट कर रही हो। तो ऑप्शन कोई दिखा नहीं, ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी देखा, नन ऑफ दिस। अब बोला इफ समेशन H एंड समेशन V 0 है, 0 नहीं बोला है, आर द अलजेब्राइक सम, कौन सा सम? अलजेब्राइक सम्स ऑफ द फोर्सेस रिजॉल्व्ड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिस्पेक्टिवली, एंड समेशन M इज द अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। क्या बात कर रहा है डियर? अबाउट एनी पॉइंट फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एक्टेड अपॉन। तो क्या ऑप्शन होगा? मतलब कि बोला क्या है कि किसी फोर्सेस पे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे लग रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? समेशन HB 0 हो, समेशन VB 0 और समेशन MB 0 हो। समेशन H, समेशन V, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तीन की तीनों चीजें अगर 0 हो जा रही, मतलब उसका आंसर अलजेब्राइक सम हो क्या हो? शून्य हो, 0 हो, तब क्या होगा डियर? आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इन चीजों को बहुत समझने की जरूरत है नहीं कुछ भी। आइए एक न्यूमेरिकल छोटा सा आया है मजेदार। ए लिफ्ट ऑफ वेट W है, कितना है? W है, इज लिफ्टेड, वो लिफ्ट किया जा रहा है बाय अ रोप, रोप की तरह लिफ्ट किया जा रहा है। एक कोई वेट है W है, उसका लिफ्ट, रोप की तरह उसको लिफ्ट किया जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन F। एक्सेलरेशन F है, वेट उसका, वेट की बात करिए, मास की बात नहीं क्या, वेट मतलब कि M × G होता है, ठीक है ना। अगर W को हम डिवाइड कर दें W/G तो हमें मास मिल गया है। क्या मिल गया डियर? मास मिल गया है उस बॉडी का, जो बॉडी है लिफ्ट की जा रही है बाय रोप, रोप की तरह लिफ्ट की जा रही है, रोप की तरह लिफ्ट की जा रही है, मतलब कुछ रोप ऐसे लिफ्ट है, उसको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब बॉडी ये इतनी है, इसका मास है W/G, ये रोप्स के थ्रू ऊपर जा रही है, रोप के थ्रू ऊपर जा रही है, ठीक है ना, रोप के थ्रू ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे निकालना क्या डियर? इफ एरिया प्रोसेक्शन ए दरखत स्ट्रेस इन द रोप, हमें स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, रेस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया दे दिया, हमें फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स कितना होगा। फोर्स मतलब वेट निकालना है कि टोटल वेट कितना एक्ट करेगा। मास तो हमें पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए,
तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अब आपने देखो कि यहाँ पे विद एन एक्सेलरेशन f, तो f एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ये, ठीक है ना, g भी लगेगा साथ साथ डाउनवर्ड में। तो टोटल जो अब आएगा वेट, ये जो वेट आएगा वो कितनी आएगा, W अपॉन जी, तो मास हो गया एक्सेलरेशन f प्लस g, ये टोटल ये क्या आ गया, वेट आ गया। इस वेट को अगर आप डिवाइड कर दोगे, इस वेट को अगर आप डिवाइड कर दोगे डियर एक्सेलरेशन से, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, W F प्लस G, बिल्कुल दिख ही रहा होगा। चलिए क्लियर कर लेते हैं एक बार, हम स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं W। अब F को अगर कैंसिल कर जाएगा कोई प्रॉब्लम आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए, तो कर देते हैं। G को अंदर ले जाओ, G को आप अंदर लेके जाओगे, यहाँ पे A लगा दो, डिवाइड कर दो, G को अंदर करिए, 1 प्लस F1G मिला, कोई ऑप्शन दिखा दिया। ऑप्शन ए में देखो W अपॉन A है, 1 प्लस F1G, ऑप्शन ए तो मिल ही गया, B नहीं हो सकता, D नहीं, ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये चीजें मिल गई क्या, क्या कुछ भी टफ है नहीं यार, ये जी छोटा सा क्वेश्चन था, हलवा सा, हल्का सा कांसेप्ट लगाया था कि लिफ्ट ऊपर की जा रही तो आपका एक्सेलरेशन ऐड कर देना है, और वेट और मास की कहानी थोड़ा खेला था, कहीं आप मास वेट ले लोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, इसलिए क्वेश्चन ने घुमा दिया था। डियर अब क्वेश्चन थोड़ा सा आया हुआ है, विच इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर चेंज हो गया डियर, विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चन मिल गए हैं, तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में होता है लॉन्गिट्यूडिनल वाला, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो भाई उसके लिए जो मीटर है वो कौन सा मीटर है अपना, ऑप्शन पंप इंडिकेटर नहीं होता है, वैसे देख समझ में आपको आई होगा, रफोमीटर, फिर क्या है ऑप्शन रफोमीटर जो होता है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके चीजें क्लियर है ना। देखो एसएससी का क्वेश्चन पूछा इसने 2018 में, क्वेश्चन इसने पूछ रखा था, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, रफोमीटर कौन सा डिवाइस है, इससे क्या मेजर करते हैं, बस ऐसे। अच्छा एसएससी जे में क्या है, क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, अब ये मत सोचो कि क्वेश्चन कभी दोबारा नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो रफोमीटर क्या डिवाइस, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उससे हम मेजर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेजर करते हैं, ठीक है ना। आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच comes into play when a body just begins to slide over the surface of other body। तो बोला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, कहानी आपने देखा होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी कई होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब बॉडी रेस्ट में हो, उस पर फोर्स स्टार्टिंग अप्लाई करेंगे तुरंत चलना स्टार्ट कर नहीं देगा, जब तक वो रेस्ट में है हम फोर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तब तक जो उसे फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या स्टैटिक है। हम फोर्स बढ़ा रहे हैं बॉडी पे, बॉडी मूव अभी की नहीं, करने वाली है, तो वो मैक्सिमम लोड, वो मैक्सिमम फोर्स जिस पर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए, मोशन में आने के लिए स्टार्ट हो जाए, दैट फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। वहां पे जो फोर्स आएगा डियर वो क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन देगा। और जैसे बॉडी हमारी मूव करना स्टार्ट कर देगी, डायनामिक कंडीशन आ जाएगी, और वहां पे क्या फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो काइनेटिक कहानी आपकी डायनामिक फ्रिक्शन वो भी क्लियर हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे बी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स टू इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट टू स्लाइड, क्या वो जस्ट टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब कि स्टार्ट जस्ट करने वाली हो, उस पॉइंट को डियर क्या बोलोगे आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो चीजें क्लियर है ना डियर, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन आया हुआ डियर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, कोई प्लेन है उसका इंक्लिनेशन एंगल एट विच ऑफ द बॉडी बिगिंस टू मूव, किस एंगल पर बॉडी क्या करेगी, मूव डाउन द प्लेन। पहले मैं बनाता हूँ एंगल वगैरह तो आपको चीजें समझ पड़ेगा, ठीक है ना। ओके पकड़िए, ठीक है ना, चीजें क्लियर, ये कोई कंफ्यूजन आई थी तो नहीं होनी चाहिए डियर। अब भाई अगर यहाँ पे आप देखो तो ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, कुछ यहाँ पर थीटा एंगल है, बिल्कुल थीटा एंगल है। अब कोई बॉडी यहाँ पे रखी हो, मान लो कोई बॉडी रखी है, कोई बॉडी है डियर, बिल्कुल कोई बॉडी है यहाँ पर। अब ये कब डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी, किस कब, जब ये जो एंगल, कितने एंगल पे ये पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच, किस पर ये बिगिंस कर देगी डाउनवर्ड मूव करना, तो उस एंगल में क्या बोलेंगे भाई। अगर इस एंगल को हम थोड़ा क्या करें, उठाएं,
मतलब एंगल थोड़ा सा, हम जो इंक्लिनेशन एंगल है उसको हम इंक्रीज करें, इंक्रीज करते जाएंगे तो ये बॉडी थोड़ा स्लाइड करके मूव कर जाएगी, डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो किस एंगल पर करेगी, उस एंगल को क्या बोलते हैं, उस एंगल को डियर हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जब हमारा जिस एंगल इंक्लिनेशन पे मोशन में आ जाए, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर जाए, उसको एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब बात आई अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन डियर क्या है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल है, उन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, रिजल्टेंट के बीच का और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो ऑप्शन आपको आई थिंक सारे क्लियर हो गए, एंगल ऑफ रिपोज। भाई बात करें डियर हम लोग, तो हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चन देख लिया है एंगल ऑफ रिपोज, तो फ्रिक्शन के हम लोग इतने सफिशिएंट है, ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग ये बात करते हैं, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने फ्रिक्शन भी लगा लिया। अब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्वेश्चन लगाएंगे। इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, थिक और थिन सिलेंडर लगा लेते हैं, फिर उन चीज़ों को बाद में लगाएंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। अब आइडिया हम लोग थिक सिलेंडर के क्वेश्चन लगाते हैं, थिक और सरफेस वाले जो है स्फेरिकल सेल वाले, उनके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है डियर, अब हम लोग उन चीज़ों के क्वेश्चन लगाएंगे। काफ़ी शानदार सेशन हम लोग का चल रहा है डियर, इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार है यार। स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना डियर, तो अब हम लोग लगाने वाले हैं स्फेरिकल और थिन सिलेंडर के क्वेश्चन, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन ही आते हैं डियर, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लो, मज़ा आएगा वहाँ पे भी। क्वेश्चन रेशियो ओके, उसके बाद आगे की स्लाइड रखी होगी। ओके डियर, मिल गया। थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल्स, इससे जो डियर क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या, थिक सिलेंडर आपने देख रखा होगा, थिन सिलेंडर भी देख रखा होगा, सो में आपने बहुत काफ़ी पढ़ रखा होगा वहाँ पर। अब ये चैप्टर जो है ना मैकेनिकल में क्या डियर, वो सो में दे रखा है, और सिविल में क्या किया, मैकेनिक्स में डाल रखा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला, थिन सिलेंडर स्फेरिकल सेल। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, अब यहाँ पे देखो ना, थिन सिलेंडर में जो कहानी आती है, खूब स्ट्रेस आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है, कहानी चलती है। अभी एक रेडियल स्ट्रेस भी होता है, बट वो थिन वाले में क्या होता है, वो नेगलेक्ट मानते हैं। अब जो खूब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है ना, बिल्कुल खूब स्ट्रेस कहाँ होता है, इस कोई स्फेरिकल सेल है अगर, तो खूब स्ट्रेस जो होगा वो सर्कमफ्रेंशियल होगा, उसको सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। और आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, लेंथ के अलोंग होगा। ठीक है ना, अब जो खूब स्ट्रेस की वैल्यू आती है PD/2T आती है, लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू कितनी है, PD/4T आती है। अब यही शायद पूछा भी क्वेश्चन, इफ P is internal pressure, T is dia and T is thickness of wall for thin cylinder, then the value of hoop stress। अब hoop stress की वैल्यू डियर कितनी आएगी, hoop stress को सिग्मा C से निकालते हैं या सिग्मा H, सिग्मा C या फिर सिग्मा H। वैल्यू कितनी आती है डियर, जो वैल्यू आती है वो डियर आती है PD/2T। अब P क्या है, इंटरनल प्रेशर है, D क्या है, डाया है, और डियर T क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल, जो आपका सिलेंडर होगा उसका वॉल। यहाँ पे सिलेंड्रिकल सेल है तो सिलेंड्रिकल वॉल। PD/2T ऑप्शन सीधी आएगा, बिल्कुल ओके। अब PD/4T कहाँ पे होता है, PD/4T वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो बी ऑप्शन जो वो लॉन्गिट्यूडनल के लिए है। ठीक है ना भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मस्त मस्त है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द हूप स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ थिन सिलेंडर, जो हूप स्ट्रेस है इंड्यूस होता है इन थिन सिलेंडर बाय बाइंडिंग इट विथ वायर अंडर टेंशन विल बी। क्या बोला है, हूप स्ट्रेस इंड्यूस इन अ थिन सिलेंडर, थिन सिलेंडर में इंड्यूस होगा बाय बाइंडिंग इट विथ वायर अंडर टेंशन, तो कितना आएगा। अब जो हूप स्ट्रेस की कहानी होती है वो सर्कमफ्रेंशियल में रहता है, और किस कैसा होता है, कंप्रेसिव नेचर होता है, टेंसाइल नेचर होता है, कहानी ये पूछा है। अब हूप हो या लॉन्गिट्यूडनल, दोनों के दोनों कंप्रेसिव होते हैं, ओनली रेडियल जो है वो आपका टेंसाइल होता है। ये दोनों क्या करते हैं, कंप्रेस करने का काम करते हैं, उसको कंप्रेस करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन इज करेक्ट। ओके डियर, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, कुछ टफ नहीं है। व्हेन अ थिन सिलेंडर सेल इज सबजेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर वेयर देयर विल बी, तो क्या होगा, थिन सिलेंडर है सबजेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, कौन सा प्रेशर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर। द डिक्रीज इन डाया एंड लेंथ ऑफ सेल, तो क्या हो गया, क्या डिक्रीज करेगा डाया, भाई अगर इंटरनल प्रेशर कर रहा है डाया तो इंक्रीज करेगी, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी में क्या है, इंक्रीज डाया एंड डिक्रीज लेंथ, बिल्कुल। तो ये बात सही बोल रहा है, डिक्रीज डाया कभी नहीं करेगी, डाया हमेशा इंक्रीज करेगी, इस बात समझ लेना। डाया इंक्रीज अगर की तो लेंथ डिक्रीज करेगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़िया,
बात किया नेक्स्ट क्वेश्चन की एन ओपन एंडेड। अब क्या है कि थिन सिलेंडर है, ओपन एंडेड है, उसका एंड कैरियर ओपन है, वो क्लोज नहीं है, जो उसके एंड है ना दोनों, वो दोनों एंड पे है, वो ओपन है। सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर विल बी सब्जेक्टेड टू, तो कैसा होगा? अब भाई कहानी अगर है कि एंडेड है, सिलेंडर है, दोनों एंड उसे खुले हुए, उसमें कौन कौन सा स्ट्रेस आएगा? हुप स्ट्रेस आएगा, बिल्कुल आएगा, हुप भी आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल भी आएगा डियर, हुप स्ट्रेस भी आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल भी आएगा। कभी ये मत सोचना कि हुप स्ट्रेस नहीं आएगा अगर उसका एंड खुला हुआ है तो। हुप, यार मैं एक फिगर बनाता हूँ तो आई थिंक आपको पॉइंट्स क्लियर खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है डियर, बिल्कुल। अब अगर आप देखो इस पॉइंट्स को खुद देखो डियर, तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट्स है अपन का, ये पॉइंट्स, ये क्या है? मैं सर्कमफ्रेंस दिखाया हूँ, ये आपको व्यू दिखाया, मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ, इस सिलेंडर का साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? ये ऐसे कैसे पूरी, मतलब ये मान लो यही आपका सिलेंडर था, ये आपका सिलेंडर है सपोज दैट। अब ये पूरी की पूरी इसका मैं क्रॉस सेक्शन एक दिखाया हूँ, इस क्रॉस सेक्शन को दिखाया हूँ, तो कुछ क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखा, ये पूरी पूरी ऐसे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखोगे तो ये ओपन एंडेड है, दोनों इसके एंड ओपन है, एंड ओपन है। तो इसमें इस डायरेक्शन में डियर जो आएगा वो क्या आएगा? हुप स्ट्रेस आएगा। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अब अगर इसी को मैं बना के दिखा दूं एक रेक्टेंगल से, तब कहानी देखना आप, कुछ कहानी थोड़ा चेंज हो जाएगी तब, ठीक है ना? अब यहाँ पे कहानी डियर क्या, इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, मैंने इसको अब क्या लिया, फ्रंट व्यू ले लिया है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना डियर? तो ये भी आएगा, बोथ हुप एंड लॉन्गिट्यूडिनल। सी भी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट डियर। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है ना? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करो, इन केस ऑफ थिन वॉल्ड सिलेंडर द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस वैल्यू कितनी? सिग्मा सी PD/2T, ओके। और सिग्मा क्या पूछा? लॉन्गिट्यूडिनल, सिग्मा L PD/4T, डिवाइड कर दो, बता दो वैल्यू कितनी आ जाएगी। इन दोनों डिवाइड करोगे 4/2 आएगा क्या? ऑप्शन 2 आएगा, बिल्कुल ऑप्शन 2 मिल गया। अरे यार डिवाइड कर दो, यही तो बोला, रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों को डिवाइड करो, 4D ऊपर जाएगा, 4/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या बोला डियर, इन थिन सिलेंडर रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू जस्ट अपोजिट, वहां पे 2 है तो वहां 1/2 आएगा, मतलब 0.5, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट। यार कुछ है क्या ऐसे क्वेश्चंस में, कितने इजी कितने हलवा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल यार टफ नहीं है बिल्कुल। तो यार काफी अच्छा से सर हम लोग का रहा है आज का। अगर आपने देखा तो हम लोग कितने चैप्टर, काफी कम क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया है। अब जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेंथ है वहाँ पे क्वेश्चन है, हम एक चैप्टर में उसमें क्वेश्चन काफी मिलेंगे आपको। वो चीजें हम लोग 2 चैप्टर हमारे और बचे हुए मैकेनिक्स पे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना डियर? चलिए डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई उमंग और नए न्यूज़ के साथ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।